अच्छा आइडिया मिल गया होगा इस चीज़ का कि कैसे हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल को से डील करते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। यहाँ पे आपको थिंकिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड है कंपेयर टू कि आप कितना जानते हो, आप कितना क्रिटिकली रीजन कर पा रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बहुत बार तुमने ऐसा देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें तुमको पता होंगी लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होगा। लास्ट क्लास में कितने लोगों को यह एहसास हुआ कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता है लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है। लास्ट क्लास के बाद कितने लोगों को ऐसा ये एहसास हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता थी बट उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था। ओके, देखो होता क्या है, इस चीज़ को समझो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड रिटन एग्जाम। इस चीज़ को समझोगे तो आपको और एक अपना जो प्रिपरेशन है उसको बिल्टअप करने में मदद होगा। इंटरव्यू वर्सेस रिटन एग्ज़ाम, कोई भी रिटन एग्ज़ाम हो। देखो रिटन एग्ज़ाम में अगर आपने कोई आंसर लिखा, ठीक है ना, मान लो आपने रटा हुआ है, आपको पता नहीं है, लॉजिक नहीं पता है, लेकिन आंसर पता है, ठीक है ना, आपने उसका आंसर दिया। नोबडी इज देयर टू क्वेश्चन कि ये आंसर कैसे आया, बस वो ये देखते हैं वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है भैया, बस ये इतना देखेंगे कि सही है या गलत है, कैसे आया ये नहीं। यहां पे व्हेनेवर यू गिव एनी आंसर दे यू विल बी आस्क द लॉजिक बिहाइंड द योर आंसर, और यहां सिर्फ सही या गलत देखा जाता है, लॉजिक पूछने वाला कोई नहीं है। तो आपने रटा भी है, चल जाएगा, यहां फंस जाओगे आप। ठीक है ना, दैट इज वाई जब हम इंटरव्यू, कई लोग रिटर्न में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बट इंटरव्यू में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो समझने से ज़्यादा रटने का होता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप याद कर लेते हैं। दे परफॉर्म वेरी वेल इन रिटर्न एग्जाम, और जब इंटरव्यू आता है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर प्रोफाइल में। सो सी, हम लोगों ने कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें सीखी थी, और लास्ट टाइम हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर मेरे पास एक प्लेन स्लैब है, और मैं इस सरफेस को इंसुलेट कर दूं, जो लोग भी ग्रुप में हैं ग्रुप में लिख दो, क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, इंसुलेटेड सरफेस है एंड देयर इज यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। ठीक है, तो जहां भी हीट फ्लक्स जीरो होगा, एक चीज आप ध्यान रखना, वहां पे टेम्परेचर का प्रोफाइल का जो टेंजेंट है वो क्या होने वाला है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, इस विषय पे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात भी किया था कि यहाँ पे टेंजेंट ऐसा होगा। अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी लाइक दिस, यू नो वाई इट कैन नॉट बी लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो पैराबोलिक, बट दिस प्रोफाइल इज नॉट ट्रू। वाई? बिकॉज इस प्रोफाइल के हिसाब से देखो, इस पे टेंजेंट ये है और इस पे टेंजेंट ये है। ये टेंजेंट ये बताता है दैट देयर इज अ फ्लक्स एट दिस सरफेस, ये टेंजेंट बताता है कि इस पॉइंट पे फ्लक्स जीरो है, बट ये टेंजेंट ये बताता है कि इस पॉइंट पे फ्लक्स है, जीरो नहीं है। ठीक है ना, दैट इज वाई दिस वेलोसिटी दिस टेम्परेचर प्रोफाइल इज नॉट पॉसिबल, दिस टेम्परेचर प्रोफाइल इज पॉसिबल। ठीक है, ओके, राइट। अब मैं कुछ आगे चलता हूं।
Let's start with concept of thermal resistance. इसका लेंथ थिकनेस L है प्लेन स्लैब का, थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है ना। देन वी हैव हॉलो सिलेंडर। ठीक, ये स्फीयर। मुझे बताओ प्लेन स्लैब के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस। फिर ऐसे बताओ हॉलो सिलेंडर के लिए क्या होगा। और फिर बताओ कि हॉलो स्फीयर के लिए क्या होगा। पता है ना। आते हैं उस पर, 1 बाय 1 पहुंचेंगे ना। वन बाई वन तो चलेंगे। L/Ka फॉर स्लैब। हॉलो सिलेंडर के लिए हॉलो स्फीयर के लिए ठीक है। माई क्वेश्चन इज कि अगर हॉलो सिलेंडर के लिए ये थर्मल रेजिस्टेंस है, व्हाट विल बी द थर्मल रेजिस्टेंस फॉर सॉलिड सिलेंडर। Put R, let's take R1 for solid cylinder, R1 tends to 0. Find out the value of thermal resistance. क्या होगा, R1 tends to 0, 1 over 0 tends to infinity, log of infinity is infinity. So can I say thermal resistance tends to infinity? Is it correct or not? सही है। इज इट करेक्ट और नॉट। खटाखट सब लोग सेशन को लाइक कर दो। अभिषेक तो बिल्कुल एकदम समझ गया है कि कुछ ना कुछ तो लोचा होगा। क्यों अभिषेक? इतना आसान तो नहीं होने वाला है।
तो क्या गलती है बताओ, क्या गलती है? टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। फिर मैंने बोला था आपको बिल्कुल फंडामेंटल सोचना है, बिल्कुल बेसिक से सोचना है, और बिल्कुल बेसिक है एनर्जी कंजर्वेशन, वहां से सोचोगे तो आंसर मिलेगा। अगर आप इधर उधर भागोगे तो आंसर नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से जाके सोचोगे तो आपको आंसर मिलेगा। चलो मैं वन बाय वन करके पूछ लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट ट्रू और फॉल्स? पहले तो ये बताना है ये सही है या गलत है। तो मैक्सिमम लोग बता रहे हैं कि ये फॉल्स है, ये सही नहीं है, ठीक है? ये बता रहे हैं फॉल्स है। अब रीजन बताना है क्यों गलत है ये। ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। व्हाट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन? व्हाट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन ब्रो? ध्यान से सोचोगे, आंसर बहुत आसान है, बहुत आसान आंसर है। अभी मैं करूंगा तो तुम सर पीटोगे अपना कि इतना आसान चीज मैं क्यों नहीं सोच पाया। आंसर बताऊं कि अभी सोचोगे? जब तुम ट्राई करना बंद कर चुके हो तो मुझे बता देना, तब मैं आंसर देना चालू करूंगा। पहले तुम ट्राई कर सकते हो, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो, बना लो, ठीक है? कुछ अपना ओपिनियन रख सकते हो, गलत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट ये बताओ सही है गलत है। सही है तो ठीक है, गलत है तो क्या गलती है? हीट ट्रांसफर नहीं, हीट जनरेट नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर कैसे होगा? ओके, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हॉलो में होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हॉलो में होगा? नहीं। ठीक है, हीट आएगा कहाँ से? ओके, सो नॉट पॉसिबल। ओके, एनीवन एल्स? और कोई आंसर देना चाहता है? ठीक है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको वापस जाना है और फंडामेंटल से सोचना है, ठीक है? याद करो, जब आपने कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ा था, देखो मैंने बोला था जब भी ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन होंगे ऑलवेज सर्च ऑन द बेसिक, बेसिक में ही आंसर छिपा हुआ है, ठीक है ना? अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, मान लो हॉलो सिलेंडर की बात करूं, ठीक है? तो देखो मान लो हॉलो पाइप, जब कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस निकाला था उसमें कुछ अजम्पशंस थे। एक अजम्पशन क्या था? स्टडी स्टेट, ठीक है? दूसरा अजम्पशन ये था कि थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, ठीक? तीसरा अजम्पशन ये था नो वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन, ठीक है? चलो ये बेसिक बेसिक अजम्पशन थे। 1D, 1D हीट ट्रांसफर, ठीक है? अब देखो, नो वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन और स्टडी स्टेट, मैं इसको आपका कंट्रोल वॉल्यूम मान लेता हूं, इसको, ये जो हॉलो सिलेंडर है,
ठीक है, ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। अब स्टडी स्टेट है, मतलब इसका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं, जीरो है, स्टडी स्टेट है। तो अगर स्टडी स्टेट है तो भैया यहां से जितना हीट जाएगा, इन सरफेस से जितना हीट इन होगा, यही तो होता है, एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट प्लस एनर्जी जनरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही तो लिखते हैं एचएमटी में, एनर्जी कंजर्वेशन। भैया नो एनर्जी जनरेशन जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो क्या होगा, जितना हीट, भाई एनर्जी इन में हीट इन है, जितना हीट इन होगा उतना हीट आउट होगा। ठीक, तो इन हॉलो पाइप्स में होता क्या है, इसके अंदर मान लो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक, मान लो स्टीम है और वो हॉट स्टीम है, तो क्या होता है, यहां से जितना हीट हॉट स्टीम से जाता है उतना ही यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, और इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता और इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन नहीं हो सकता। अब तुम बताओ, अगर ऐसे केस में मैं सॉलिड सिलेंडर बना दूं, तो इससे एनर्जी बाहर जा सकता है, ठीक, इसके अंदर एनर्जी जनरेट नहीं हो सकता, क्यों, जनरेशन तो जीरो है। ठीक है ना, तो ये मुझे बताओ, जब यहां एनर्जी जनरेट ही नहीं हो सकता तो यहां से बाहर क्या जाएगा, घुइयां, क्यू आउट क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर क्यू आउट फिर भी हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज होगा, ये आपका स्टडी स्टेट वाला जंक्शन नहीं लगेगा। तो इससे हमको ये समझ में आया कि भैया सॉलिड सिलेंडर स्टडी स्टेट चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन नहीं होना चाहिए, तो सॉलिड सिलेंडर में कुछ भी, इट्स नॉट अ फिजिकली पॉसिबल केस। अच्छा, मैथ्स अपना काम कर रहा है, वो थर्मल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट दिखा रहा है। उसका क्या मतलब है थर्मल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट दिखाने का, टेम्परेचर डिफरेंस बाई आर टी एच होता है, तो वो अगर आर टी एच इनफाइनाइट हो गया तो हीट ट्रांसफर रेट जीरो ही तो होगा। ठीक है ना, तो ये केस फिजिकली ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो बिना वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन हुए कोई भी हीट आउट नहीं हो सकता। तो हीट इन इक्वल्स टू हीट आउट तभी हो सकता है जब हीट ट्रांसफर जीरो हो, तो जीरो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो उसका थर्मल एनालिसिस करने का मतलब है कोई, जब जीरो हो जाएगा तो क्या उसका थर्मल एनालिसिस करने का मतलब है कोई? समझ गए? तो भैया बेसिक समझना है, बेसिक समझना है कि हो क्या रहा है। देखो अगेन एनर्जी कंजर्वेशन से ही आंसर आया ना। जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन के बेसिक में चले जाओ, तुमको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। ऐसे ही स्फीयर वाला केस समझ जाएंगे, ये तो समझ गए, ये भी समझ जाएंगे ऐसे। सेकंड वाला केस कर लेंगे, हॉलो स्फीयर वाला केस कर लेंगे। राम राम विक्रमजीत बाबू, ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट वही सेम। समझ में आया ना? आप अपने बेसिक्स को पे वर्कआउट करो।
और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ये था 3 डायमेंशनल हीट डिफ्यूजन इक्वेशन। ये था ना? चुकड़ा है। ऐसा करो, इनको भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा दो, ये बहुत परेशान है इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए। थोड़ा बहुत इनको भी पढ़ा दो, बहुत परेशान है, कह रहे हम सीधा फर्स्ट सेकंड में नहीं पढ़ेंगे, सीधा बार का इंटरव्यू देंगे जाके। इनको रिटर्न भी नहीं देना है। इनको थोड़ा पढ़ा दो ताकि ये सीधा बार क्लियर कर ले। जाओ पास जाओ मम्मा को, चलो 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 चलो। कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ परेशान करते हैं पूरे घर भर को। उधर नहीं जाना, उमेश नहीं आएगा ना, तो नहीं जाता है। तुम्हारा दोस्त आ गए, चलो अब तुम्हारे बिना परेशान है। हाँ, उसको बोर्ड में लिखने में मज़ा आता है ना, तो जैसे क्लास चलती दिखता है घुस आता है। चलो, ये हमारा हीट 3 डायमेंशनल हीट डिफ्यूजन इक्वेशन है। कभी तुमने सोचा कि पूरा हीट ट्रांसफर तुमने पढ़ा है, सिर्फ 1D हीट ट्रांसफर ही तो पढ़ा है, 1 डायमेंशनल हीट ट्रांसफर ही तो पढ़ा है। हाँ या ना? कौन बता सकता है कि हमने सिर्फ 1 डायमेंशनल हीट ट्रांसफर ही क्यों पढ़ा है और कुछ क्यों नहीं पढ़ा? 2D क्यों नहीं पढ़ा? 3D क्यों नहीं पढ़ा? ये क्यों नहीं पढ़ा और ये क्यों पढ़ा? कौन बता सकता है इसका आंसर? सिर्फ हम हर जगह 1D हीट ट्रांसफर ही क्यों पढ़ते हैं? इजी नहीं। अगर आप 2D या 3D हीट ट्रांसफर पढ़ते तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनता ये, और इसको एनालिटिकली इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। इसका सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अवेलेबल है।
न्यूमेरिकल सोल्यूशन हो, मैथमेटिक्स में तुम न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ते हो ना, मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ते हो ना। सिर्फ न्यूमेरिकल मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इट कैन बी सॉल्व ओनली यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स, और उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो आप CFD के सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ठीक है ना, समझ में आया। तो आपसे एनालिटिकल सोल्यूशन निकालने के लिए वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर तक ही खुद को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अच्छा, एक चीज तुमने और देखा होगा, जब हीट जनरेशन होता है, अच्छा उससे पहले भी देख लो, तुमने कभी ज्यादातर केसेस में क्या पढ़ा होगा, या तो T टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक, तो ये ट्रांजिएंट कंडक्शन हो गया, और या तो टेम्परेचर x का फंक्शन है, ठीक है ना, तो ये स्टडी स्टेट कंडक्शन हो गया। क्या तुमने ऐसा कहीं पढ़ा कि x का भी फंक्शन हो और t का भी फंक्शन हो? बताओ, कहीं तुमने ऐसा पढ़ा कि x का भी फंक्शन हो और टेम्परेचर का भी फंक्शन हो? याद करो, पढ़ा होगा, इसके लिए भी हेजलर चार्ट आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि भैया इस केस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ये बनता है, इसको सॉल्व करने में नानी याद आ जाएगा। इसका भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए जब ट्रांजिएंट कंडक्शन पढ़ते हैं तो x का फंक्शन नहीं मानते, और याद करो हम ज्यादातर क्वेश्चंस को लम्प्ड एनालिसिस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ना। क्योंकि लम्प्ड एनालिसिस में टेम्परेचर x का फंक्शन नहीं होता है, स्पेस x y z का फंक्शन नहीं मानते हैं, ठीक है। अच्छा, जहां पे वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन हो रहा होगा, वहां दोनों केस हो सकते हैं ना, स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट। तुमने कौन सा पढ़ा वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन में, स्टडी स्टेट या ट्रांजिएंट? ये मैं जस्ट तुम्हें एक सोचने का तरीका दे रहा हूं कि क्यों सिर्फ ऐसा ही हुआ है। स्टडी स्टेट में डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनता है ना, और ट्रांजिएंट में क्या बनेगा, इसको क्यों नहीं पढ़ा? इसको इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इस लेवल का मैथमेटिक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं था, हमको न्यूमेरिकल मेथड्स में जाना पड़ता, और उसके लिए सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता।
इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, समझ में आया? तो मुझे एक चीज़ तुम्हें ये समझाना था कि जो तुम पढ़ रहे हो, सिर्फ देखो क्या इस क्वेश्चन का कोई एनालिटिकल सॉल्यूशन अवेलेबल है? क्या इस इक्वेशन का कोई एनालिटिकल सॉल्यूशन अवेलेबल है? ओनली न्यूमेरिकल। तो हम वो सारे अजम्पशंस डालते हैं सो दैट वी कैन हैव सॉल्वेबल, ध्यान से देखना, हम उतने अजम्पशन हर केस में डालते हैं सो दैट वी हैव एनालिटिकली सॉल्वेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? तो हमने वही सारे केस बनाए हैं जहां पे जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एनालिटिकली सॉल्वेबल बन सके, एनालिटिकली सॉल्वेबल। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रहे, कुछ भी बोले ऐसा क्यों नहीं किया, 2D क्यों नहीं किया, 3D क्यों नहीं किया, हाँ वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन के साथ ट्रांजिएंट आ गया, तो तुमको आंसर देना होना चाहिए सर ये हमारे कोर्स में नहीं था। क्यों नहीं था ये भी बता देना है सर, डिफरेंशियल इक्वेशन का एनालिटिकल सोल्यूशन नहीं था, न्यूमेरिकल सोल्यूशन हम लोग नहीं जानते, पहले हमें न्यूमेरिकल सोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, तो पहले तुम्हें कंप्यूटेशनल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप ये इस पे आओगे। ठीक है ना? घुसा दिमाग में एक बार? नहीं घुसा? दिमाग में कुछ कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? So we have consider a wire of radius r. ठीक है, ओके। इसके ऊपर एक लेयर लगाता हूं, पतला सा लेयर। ठीक है ना, किसी इंसुलेशन का। ठीक, तुम्हें ये बताना है इस इंसुलेशन के लगाने से, देखो मुझे पता है कि ये हीट में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो करंट कैरी कर रहा है, तो सबसे पहले ये मुझे बताओ, अगर वायर में करंट कैरी कर रहा है तो उसमें हीट जनरेशन होगा कि नहीं होगा? विल देयर बी हीट जनरेशन और नॉट? होगा। तो हीट जनरेशन वाले केस में टेम्परेचर प्रोफाइल पैराबोलिक बनता है ना, ये तो जानते ही होंगे। सिलेंडर है, यू कैन कंसिडर इट एज अ सिलेंडर, ठीक है, और टेम्परेचर प्रोफाइल पैराबोलिक बनता है ना, ये तो इतना तो याद है, मैक्सिमम सेंट्रल लाइन पे होता है। होता ही नहीं होता है? तुम्हें ये बताना है ये इंसुलेशन का लेयर लगाने से, क्या लगाने से? इंसुलेशन का लेयर लगाने से ये जो पीक टेम्परेचर है टी मैक्सिमम, ये बढ़ेगा या कम होगा? बताओ। इसके चारों तरफ इंसुलेशन लपेट देने से टी मैक्सिमम बढ़ेगा या कम होगा?
मे इंक्रीज मे डिक्रीज, डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। ओके, क्यों, व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? मे इंक्रीज और मे डिक्रीज का रीजन क्या है? देखो इस चीज को समझो, बहुत ध्यान से समझना। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का नाम सुना है? पानी देने के लिए। तो अगर आप इंसुलेशन लगाओगे तो आपका पता होना चाहिए कि हीट ट्रांसफर पहले बढ़ता है और कहाँ तक बढ़ता है। इट इंक्रीजेस अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, और यहाँ पे ये होता है मैक्सिमम। ठीक है ना? अब अगर आपका जो वायर का आउटर रेडियस था इससे कम है, तो अगर इंसुलेशन आपने ऐड किया तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा ना, यहाँ से यहाँ जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा। यदि हीट ट्रांसफर रेट बढ़ता है तो ये जो पीक टेम्परेचर है ये नीचे आएगा। ठीक है ना, ऐसे। और अगर ये ऑलरेडी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से ज़्यादा है तो पीक टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ऐसे आएगा। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? और दूसरा ये पॉइंट भी ऊपर शिफ्ट होगा थोड़ा सा, ये सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है ना? अब मुझे ध्यान से एक चीज बताना, मान लो मैं सेंटर लाइन टेम्परेचर फिक्स चाहता हूं, आई वॉन्ट दिस टेम्परेचर, लेट से टी सेंटर लाइन फिक्स रहे, है ना, और मैं लेफ्ट साइड में हूं, किसके, यहां इसके लेफ्ट साइड में हूं, तो मुझे बताओ मेरा करंट कैरिंग कैपेसिटी वायर का बढ़ेगा या कम होगा इंसुलेशन लगाने से? आई बढ़ेगा या कम होगा? देखो मेरा जो रेडियस है वो क्रिटिकल रेडियस से कम है और मैं इंसुलेशन लगा रहा हूं, लेकिन मैं सेंटर लाइन टेम्परेचर को सेम मेंटेन करना चाहता हूं, इससे मेरी करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा या कम होगा?
देखो, अगर आपने इंसुलेशन लगाया तो टेम्परेचर नीचे आएगा, इसका मतलब आपको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो, इंसुलेशन का लगाना आपका वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा भी सकता है। इंसुलेशन लगाने से आपके वायर का करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन टेम्परेचर कैसे डिसाइड करते हैं, मटेरियल, कौन सा मटेरियल है यहां से डिसाइड होता है ये सेंट्रल लाइन टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है, ओके। और ये घट भी सकता है, अगर आर ज्यादा है किससे, आरसी से, तो इंसुलेशन लगाने से आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी कम भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनना, बात क्लियर है। ये क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तो आपने पढ़ा ही होगा, कितना होता है, के इंसुलेशन बाई एच होता है ना। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, एक पाइप है, ये एक पाइप है, ठीक है। ठीक है, ये आपका पाइप है, हॉलो पाइप है, और मेरा मन किया मैं बाहर इंसुलेशन ना लगाने की बजाय मैं इसके इनसाइड इंसुलेशन लगाऊंगा। इंसुलेशन इसके अंदर के साइड में लगा देता हूँ ये, ठीक है। और इसके अंदर मान लो स्टीम बह रहा है या हॉट गैस जा रहा है, इनसाइड इंसुलेशन है। व्हाट विल बी द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन विद इन दिस केस, आप टाइम लेकर ड्राइव करके बता सकते हो कि क्रिटिकल रेडियस बाहर आउटर सरफेस पे इंसुलेशन ना लगा के इनर सरफेस पे। रेडियस कुछ भी मान लो, मान लो रेडियस, ड्राइव करो, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, कुछ तो आ ही जाएगा। R1 R2 मान लो, लेंथ L मान लो, कुछ तो आएगा ही, ड्राइव नहीं किए होगे तुम।
कितना होगा? अभी तक तुमने निकाल लिया होगा। बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर बताओ। मेरे पास एक प्लेन स्लैब है और इसके मैं आउटर सरफेस पे इंसुलेशन लगाना चाहता हूँ। इसका भी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन खटाक से बता दो। तुम लोग बहुत तेज हो, मुझे पता है, तुम खट से बता दोगे। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कितना होगा? प्लेन स्लैब के केस में क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कितना होगा? A, B, C, this is a composite slab. A, B, C, there is a composite slab, okay? अब देखो, मैं केस 1 तुमसे टेम्परेचर प्रोफाइल बनवाना चाह रहा हूँ। केस 1, यहाँ पे दोनों साइड थर्मल कंडीशन सेम है, ठीक है। बी स्लैब में देयर इज यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। और ए में नो वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। ए, सी एंड ए में देयर इज नो वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। यू हैव टू ड्रॉ द टेम्परेचर प्रोफाइल। What is the temperature profile? सिमेट्री भी होगा। चलो, इसको इंसुलेट कर दूं। अब क्या टेम्परेचर प्रोफाइल होगा? लेट मी इंसुलेट दिस सरफेस।
ओके ये एक सिलेंडर है which is insulated at the side surface. Let's say bottom surface से भी insulated है. There is uniform volumetric heat generation. वो ड्रॉ करो टेम्परेचर प्रोफाइल. ध्यान रहे सिलेंडर है, इट्स नॉट स्लैब. ध्यान रहे इट्स सिलेंडर नॉट अ स्लैब. रिमेंबर दिस इज सिलेंडर नॉट स्लैब. सो बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन इसको लेके आप क्लियर रहना. देखो वापस चलो, यहाँ से समझने की कोशिश करो वायर से. तो मैं अब सारे क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ एक एक करके, ठीक है ना. सबसे पहले क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन वाले का आंसर देता हूँ, ठीक है. ध्यान से देखना. ये वायर है, ध्यान से सुन लेना. योर वे ऑफ आंसरिंग मैटर्स.
ठीक है, अब ध्यान से देखना, मुझे बताओ इस रीजन में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस रीजन में क्या कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस लग सकता है या नहीं लग सकता है? क्या कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस लग सकता है कि नहीं लग सकता है? बहुत ध्यान से सोच समझ के बताना, इस रीजन में कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस लग सकता है या नहीं लग सकता है? नहीं, नो, वाई नॉट? बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन हो रहा है ना, वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन अगर ये इसको मैं सरफेस टेम्परेचर मान लूँ, इसको सराउंडिंग टेम्परेचर मान लूँ, अब मुझे बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इस रीजन में लगेगा कि नहीं लगेगा? इस रीजन में कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो मैं हीट ट्रांसफर रेट को लिख सकता हूँ Ts माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस, तो Ln लेट से R2 बाई R1 यही लिखूंगा। तो ये हो गया आपका कंडक्शन रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका कंडक्शन रेजिस्टेंस और ये आपका हो गया कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। हो गया नहीं हो गया? ये कंडक्शन रेजिस्टेंस है और ये कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि भैया टोटल रेजिस्टेंस जो आपका है दैट इज समेशन ऑफ कन्वेक्शन रेजिस्टेंस प्लस कंडक्शन रेजिस्टेंस, यस और नो? और अगर मैं इंसुलेशन का थिकनेस बढ़ाता हूं, दिस इज थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या है? R2 माइनस R1। भैया सिंपल सी बात है, अगर मैं थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बढ़ाता हूं तो मेरा R2 बढ़ेगा, और मेरा R2 बढ़ेगा तो मुझे ये बता दो मेरे कंडक्शन रेजिस्टेंस और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा मैथमेटिकली? बढ़ेंगे कम होंगे? मेरे कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान से देखो, R2 बढ़ने से क्या होगा? कन्वेक्शन कम होगा, कंडक्शन बढ़ेगा। कन्वेक्शन कम होगा, कंडक्शन बढ़ेगा। ठीक है ना?
अब ध्यान से देखना, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बढ़ाने से कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्शन रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो शुरुआत में कम वाला ये डोमिनेट करता है, तो थिकनेस बढ़ाने से शुरुआत में टोटल रेजिस्टेंस कम होता है और थोड़ी देर बाद ये डोमिनेट करने लगता है कंडक्शन रेजिस्टेंस। तो कंडक्शन रेजिस्टेंस बढ़ाने से टोटल रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस को आप प्लॉट करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस थिकनेस के साथ या आउटर रेडियस के साथ कुछ ऐसा वैरी करेगा कि ये पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक रेजिस्टेंस कम हो रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसीलिए ये मिनिमा आ रहा है रेजिस्टेंस में, टोटल रेजिस्टेंस में। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन को आंसर करने पे। ये मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये सरफेस टेम्परेचर है, ठीक, मैं Ts लिख लेता हूँ और ये फ्लूइड का टेम्परेचर है, T इन्फिनिटी लिख लेता हूँ। अब ध्यान से देखना, हीट ट्रांसफर रेट क्या है? Ts माइनस T इन्फिनिटी डिवाइड बाई कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या होगा? log R2 बाई R1 बाई 2 पाई के एल प्लस व्हाट इज कन्वेक्शन रेजिस्टेंस? तो कन्वेक्शन इस सरफेस से होगा 1 बाई एच 2 पाई R1 L। अब मुझे बताओ, अगर मैं इनर इंसुलेशन पे थिकनेस बढ़ाता हूं तो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? R2 माइनस R1। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बढ़ाने का मतलब R1 कम हो रहा है, ये जो इनर ऐसा करता हूं ना, इसको ऐसे लिख देता हूं। ओह, लेट से मैं चेंज ही कर देता हूं, लेट से ये R3 लिख देता हूं उसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? R3 R1 बाई R3, हाँ R1 बाई R3, ठीक है, और ये R3 बाई R। तो T क्या हो जाएगा आपका? R1 बाई माइनस R3। तो भैया R1 तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि ये पाइप का थिकनेस है, R3 ही कम होगा। तो R3 भैया कम होगा थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बढ़ाने से। R3 के कम होने से ये है आपका कंडक्शन रेजिस्टेंस, ये है कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तो भैया यहां ऐसा सिचुएशन आ गया, टोटल रेजिस्टेंस किसका समेशन है? कन्वेक्शन रेजिस्टेंस प्लस कंडक्शन रेजिस्टेंस। और बेटा जी थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बढ़ाने से R3 कम हो रहा है, और R3 का कम होना कंडक्शन रेजिस्टेंस को भी बढ़ा रहा है और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस को भी बढ़ा रहा है। तो इसके घटने का तो मतलब ही नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये बढ़ता ही हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही रेजिस्टेंस बढ़ रहे हैं, कुछ घट नहीं रहा है। तो अगर यहाँ RT आप प्लॉट करोगे ना, तो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस विद R3 और वॉट एवर इट इज, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसलिए ऐसे केसेस में क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन will not exist। ठीक है, क्लियर है भैया? क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कहां पे एग्जिस्ट करेगा? वहां पे एग्जिस्ट करेगा जहां थिकनेस ऑफ इंसुलेशन के चेंज होने से एक रेजिस्टेंस बढ़ रहा हो, दूसरा घट रहा हो। अगर दोनों ही बढ़ रहे हैं या दोनों ही घट रहे हैं तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सेम चीज आपका प्लेन स्लैब में होगा, सेम चीज आपका प्लेन स्लैब में होगा, इसलिए वहां भी सेम चीज आपका प्लेन स्लैब में होगा, इसलिए वहां भी क्या होगा? क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आंसर आ गया।
इन दिस केस क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट। तो हीट ट्रांसफर, इंसुलेशन बढ़ाने से हीट ट्रांसफर रेट कम होगा। आग लगा के बता दो कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। एक्सप्लेन बढ़िया से करना, बहुत जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन काट जाओ, बहुत तसल्ली से एक एक चीज एक्सप्लेन करना जब भी इंटरव्यू हो आपका। विच वन टू पुट फर्स्ट, तुम बताओ। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालो, जिसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी जिस केस में कम आए उसको पहले रखेंगे, ठीक है। मुझे नहीं आइडिया भी तुम। तो गेट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा जो तुम पूछ रहे हो, गेट का PYQ है ये। यहाँ तक कहानी क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो तो आगे बढ़ूँ मैं। कमेंट बॉक्स में बता दो कि सब माजरा हमें समझ में आ गया है, अब हम कहीं अटकने वाले नहीं हैं। अब इंटरव्यू वालों को ही सिखा देंगे कि कैसे टेम्परेचर प्रोफाइल बनता है, क्या है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। और ये भी बता दो कुछ पल्ले पड़ रहा है कि ऐसा ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, कुछ घुस रहा है दिमाग में कि नहीं घुस रहा है, ये भी बता दो साथ में। ठीक है, चलो ओके। चलो पहले तो यहाँ आते हैं। चलो पहले इसी का बना लो। देखो वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन इसमें हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन इसमें हो रहा है, ठीक है ना। साइड से हीट फ्लो नहीं कर रहा है, सिर्फ इधर से हीट फ्लो कर रहा है, ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इतने को एक कंट्रोल वॉल्यूम मान लूं, ठीक है, तो मुझे ये बताओ यहां से क्या कोई हीट आउट हो रहा है? हाँ या ना? नहीं। तो मुझे ये बताओ अगर यहाँ पे स्टडी स्टेट होना तो क्या यहाँ से कुछ हीट इन हो रहा होगा?
क्या यहाँ से कोई हीट इन हो रहा होगा? भाई स्टडी स्टेट है तो जितना इन होगा उतना आउट होना चाहिए। हाँ या ना? नहीं। अच्छा देखो, मुझे एक चीज बताना, देखो Q in माइनस Q आउट इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना? तो स्टडी स्टेट है तो ये जीरो है, तो ये कोई हीट इन नहीं होगा, आउट भी नहीं है। मतलब कहने का कि यहाँ पे कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लोगे तो वहाँ पे हीट फ्लक्स नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? इस रीजन में कोई भी अगर क्रॉस सेक्शन लिया गया तो वहाँ हीट फ्लक्स नहीं होगा। यस और नो? यस। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है? टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, जो भी है टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पर हीट सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। भाई इधर कोई तो हीट फ्लो करेगा? जब हीट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन पे फ्लक्स जीरो है, तो भैया जो टेम्परेचर प्रोफाइल आपका बनने वाला है वो ये पैराबोलिक बनेगा और यहाँ पे जो स्लोप है ना जीरो बनेगा, तो ऐसा जाएगा ये। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, मुझे अब ये बताओ, यहाँ पे लीनियर रहेगा ऐसे। मुझे एक चीज बताओ, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूं और ये लाइन, दोनों का स्लोप अलग अलग होगा या सेम होगा? ये जो कर्व ऐसे बना रहा हूं, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम होगा, अलग अलग होगा? बताओ यार, यहाँ पे स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा, इस लाइन का स्लोप या अलग अलग होगा? मतलब dt बाई dx जो b का है एंड में, और जो dt बाई dx c का है वो सेम होगा या अलग अलग होगा, ये बताना है तुम्हें। डिफरेंट होगा बेटा, डिफरेंट तब होता, देखो इस क्रॉस सेक्शन पे फ्लक्स तो सेम है ना, इस क्रॉस सेक्शन पे फ्लक्स तो सेम है, इधर से क्या आएगा फ्लक्स भैया k dt बाई dx, और वो भी कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू l, तो ये b में है। b और ये c, यही होगा। और यहाँ तो आपको एक चीज़ जग जाहिर है कि भैया दोनों थर्मल कंडक्टिविटी सेम है,
कल ही बताया नेसेसरी, तब भी नहीं आ रहा है इनको। यहाँ पे दोनों थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, के इसका भी है और के इसका भी है, इसलिए स्लोप मैच करना चाहिए। अगर थर्मल कंडक्टिविटी अलग होता तो स्लोप अलग होता। समझे नहीं समझे? ठीक है। और ये जो टेम्परेचर एंड में बनेगा ये T इन्फिनिटी से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है टेम्परेचर प्रोफाइल? तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होगा? ये मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? बहुत ही शानदार है ना, बहुत ही शानदार कवर ड्राइव। चलो इसका बनाओ, क्या होगा? भैया देखो, सबसे पहले तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन में कंडक्शन होगा। सबसे पहले तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन में कंडक्शन होगा। और जब इस डायरेक्शन में कंडक्शन होगा तो मान लो इसका रेडियस आर है, तो ये मुझे बताओ कि फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर रहेगा ना, जो कि सेम रहेगा। और अगर फ्लो के डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो ये स्लैब बन गया ना, ये स्लैब बन गया। अब सिलेंडर कहाँ रहा? सिलेंडर में एरिया वेरिएबल है ना, फ्लो के डायरेक्शन में एरिया वेरिएबल है, यहाँ तो एरिया कांस्टेंट है। स्लैब का केस हुआ तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा और ऐसे डिक्रीज होगा। अलोंग द एक्सिस ही तो है, हर क्रॉस सेक्शन में टेम्परेचर सेम होगा। एक्सिस तो एक्सिस अलोंग द एक्सिस ही तो हो रहा है, यही तो एक्सिस है। ये पूछो अलोंग द रेडियस, रेडियस पूछना चाहिए, नहीं कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हीट एक्चुअली फ्लो कर रहा है। साउंड नॉट क्लियर?
में क्यों होगा? अच्छा, स्लैब में क्या होता है? जब कांस्टेंट एरिया होता है इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा? कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो एक मिनट, वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन लिया था क्या? अभी आ रहा है ना साउंड प्रॉपर? अब साउंड आ रहा है प्रॉपर? ठीक, this is for no volumetric heat generation. If there is a heat generation, then it will be like this. क्यों इंसुलेशन नहीं है? यहाँ इंसुलेशन है ना, ये इंसुलेशन है ना यहाँ पे। इसको हटा ही दो। हाँ ये ठीक है, ये नहीं होगा। हम्म, ये इसके लिए है, अगर इंसुलेशन होगा तो ये नहीं होगा, ये इस केस के लिए है। ये इधर ऐसा हो, के लिए ये, ठीक है ना? तो ये यहाँ 1D पॉसिबल नहीं होगा फिर, ठीक है ना? क्लियर? दिस केस के लिए ये पॉसिबल, इसके लिए ये बना देता हूँ।
अभी now it's right now. Now is it all right? ये एक सरफेस है, इसका टेम्परेचर Tb है, ठीक है ना। इस पे मैं एक बहुत लंबी फिन लगा रहा हूँ, बहुत लंबा, L is very long. That is case 1. अभी केस 2 में क्या कर रहा हूँ, सेम फिन को दो हिस्सों में तोड़ के L/2 डिस्टेंस का लगा रहा हूँ। ठीक है ना, सेम दिस इज केस 2. किस केस में हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा? Why? Why it's why is the second question. Why with reason. क्या है भाई, रीजन से आई एम नॉट हैप्पी विद द रीजन विच यू आर गिविंग. नो, देखो जब आप टेम्परेचर प्रोफाइल बनाओगे ना, तो होता क्या है, देखो मैं इसका टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पे तो बेस टेम्परेचर है और टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली फॉल करता है.
ठीक। तो शुरुआत में अगर बेस के पास में है तो ये हाई हीट ट्रांसफर जोन है, ये लो हीट ट्रांसफर जोन है, मॉडरेट है, ये लो हीट ट्रांसफर जोन है। और एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो कुछ होगा भी नहीं, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो कुछ होगा भी नहीं, ठीक है ना। एक लिमिट से आप आगे बढ़ाओगे तो कुछ होगा भी नहीं, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अब इसी को काट के अगर आप बेस के पास में लगा दोगे तो यहाँ देखो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा ना भाई, इस पोर्शन से हीट ट्रांसफर रेट कम हो रहा था, इस पोर्शन को अगर काट के यहाँ लगा दोगे तो ये हाई हीट ट्रांसफर जोन में आएगा। इसलिए आपका केस 2 में हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा रहेगा। समझ में आया? ठीक है। एक बहुत हॉट बॉल है और इसका टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस और इसको फ्लूइड में फेंक दिया। ये बहुत कोल्ड फ्लूइड है और इसका टेम्परेचर है लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस। क्या आप बता सकते हो कि इस ये जो बॉल है इसका टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा? हाँ 3 होता तो उसमें ज़्यादा होता। अभी साउंड ठीक है भैया? चलो इसको आराम से सोचना और यहाँ से आगे कन्वेक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और वेलोसिटी प्रोफाइल को देख के कन्वेक्शन से रिलेटेड टेम्परेचर प्रोफाइल्स देखेंगे और वेरिएबल एरिया और वेरिएबल कंडक्टिविटी देखेंगे, ठीक है ना। चलो टिल देन बाय, टेक केयर, शाम को क्लास होगा।